Hello students, we're going to revise chapter number 15 of Companies Act. So chapter number 15 of Companies Act, जिसे हम शॉर्ट में CAA कह देते हैं। तीन बातें हैं। C से कॉम्प्रोमाइज, A से अरेंजमेंट, and again A, that is amalgamation, merger amalgamation. साथ में इसके रूल्स हैं। तो CAA रूल्स जो बने 2016 में। दिस चैप्टर इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 230 टिल सेक्शन नंबर 240। 11 सेक्शंस का ये चैप्टर। तो सबसे पहले मैं एक शॉर्ट में इसका आपको एक चार्ट बना के दूंगा और उसके बाद फिर हम एक एक सेक्शन को बिल्टअप करते जाएंगे, है चाहे रिवीजन, लेकिन पहले एक बहुत ही सिंपल वे में कि 11 सेक्शंस आपको स्ट्रेट वे समझ में है किस तरीके से। तो देखिए, हम इस चैप्टर को दो हिस्सों में, इसे 2 पार्ट्स में इसको स्टडी करना चाहिए। तो पहला हिस्सा है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, जिसे हम यहां पे नोट्स बनाते समय लिख लेंगे CA। और दूसरा हिस्सा है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एज टू, मतलब कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट कर रहे हैं लेकिन किस चीज से रिलेटेड, दैट इज विद रिगार्ड टू मर्जर अमलगमेशन, MA, मर्जर अमलगमेशन। तो CA से रिलेटेड देखिए, यहां पे हमें 2 सेक्शन स्टडी करने हैं। सेक्शन नंबर 230 एंड 231, 2 सेक्शन हैं इसके ऊपर कि कैसे ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है। तो इसका है प्रोसीजर। देखिए, बात जब आ रही है कॉम्प्रोमाइज की, तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब ही क्या है, कोई झगड़ा हो रहा है। तो झगड़ा है उसे हमें सेटल करना है, एमिकेबली करना है। कंपनी एंड क्रेडिटर्स में हो सकता है, कंपनी एंड मेंबर्स के बीच में हो सकता है। तो उस डिस्प्यूट को हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सो डिस्प्यूट, एमिकेबली, सेटलमेंट, किसके बीच में, कंपनी मेंबर्स, कंपनी क्रेडिटर्स के बीच में। देयर आफ्टर गोइंग टू मर्जर एंड अमलगमेशन पार्ट। तो यहां पे मर्जर अमलगमेशन को सिंपल इस तरह से लेके चलिए, मियां बीबी शादी, तो शादी हो जाती है तो झगड़े तो रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एक अरेंजमेंट करनी ही पड़ती है, एमिकेबल सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, एक घर में रहना है। अब है मर्जर अमलगमेशन। तो शादियां कितने प्रकार की, मैं इसे सिंपली वे में ही कहता हूं टाइप्स ऑफ शादी। तो जब शादी हो जाएगी, झगड़े होंगे, तो झगड़ों की बात हमने पहले कर ली, कॉम्प्रोमाइज, सेटलमेंट, अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो टाइप्स ऑफ जब शादी हम देखते हैं, तो यहां पे सेक्शन आया आपका 232, 233, सभी में टाइप्स ऑफ शादियां हैं। देखिए 235, अच्छा 235 के साथ आपको ये याद रखना है, 235 के साथ आपने रेड विद करना है 238, मतलब ये 2 सेक्शन इकट्ठे हो जाएंगे। देयर आफ्टर 237 और नो डाउट बीच में एक रह गया 236 भी, तो हम उसकी भी बात करते हैं। हल्का सा वो डिफरेंट वे में चला जाता है और कुछ नहीं है, दैट इज 236। तो यहां तक 238 तक हम पहुंच जाते हैं। 2 चीजें रह जाती हैं, 2 सेक्शन और अलग से, 239 एंड 240। तो आइए देखते हैं हमारी ये कोड की कैसे बनती है। तो पहले हमने लड़ाई झगड़े की बात कर ली, 2 सेक्शन आगे, 230 एंड 31, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ शादियों की बात करें तो 232 में शादी किस तरह से होगी 2 कंपनियों की,
ऑब्वियसली सेल ऑफ कंपनी, या सिंपल कह लीजिए ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जैसे आप नॉर्मली अकाउंट्स में पढ़ते हैं। देन गोइंग टू 233, तो यहां पे थोड़ी फास्ट ट्रैक शादी है, यह आ गया आपका फास्ट ट्रैक मर्जर अमेलगमेशन। तो ये कुछ स्पेशल कंपनियों के बीच में। 234 में हमारी शादी हो रही है फॉरेन कंपनी के साथ, तो यहां पे कह लीजिए एक मेम आ रही है, उसके साथ शादी हो रही है। गोइंग टू 235, यहां शादी करने के लिए किसी ने ऑफर दी है, यूं कह लीजिए एक ऑफर आई है, एक वर्ड लिख रहा हूं मेजॉरिटी, समझ में आ जाएगा बाद में। और 238 में इस ऑफर से रिलेटेड इसकी फाइलिंग करनी होती है हमें आरओसी के पास में। और 237 में शादी हो रही है देश हित में, पब्लिक इंटरेस्ट, देश हित। जैसे पीछे बैंकों का बुरा हाल था, तो आपने देखा बहुत सारे नेशनलाइज बैंक्स आपस में क्या कर दिए गए, मर्ज कर दिए गए। एंड 236 में ये कुछ माइनॉरिटी के हम शेयर्स ले रहे हैं, अक्वायर कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से कह लीजिए एक माइनॉरिटी वाली शादी है। अब 239 में क्या है, इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि शादी का कार्ड पूरे जीवन भर संभाल के रखना पड़ेगा। शादी का कार्ड क्या करो, प्रिजर्व करो। तो दरअसल यहां पे ये होगा, जो मर्जर अमेलगमेशन हुई है उसकी जो बुक्स वगैरह हैं वो आपको संभाल के रखनी है। अब शादी कर ली है तो क्या होगा, बेटा भुगतो जिंदगी भर, भुगतो आप। तो कहने का मतलब है यहां है पेनल्टी, किस बात की, बेटा आपने डिफॉल्ट किया ना, तो उसी बात की। तो इस तरह से ये सेटिंग में आप लेके चलिए, सेक्शंस कैसे याद हो सकते हैं। अब हम मूव करते हैं, सबसे पहले नेचुरल है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की बात करेंगे, दोनों सेक्शंस की बात करेंगे, 230 एंड 231। सेक्शन 230 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किसके साथ हो रहा है वो मैंने ऊपर भी बता दिया था, या तो हो रहा है आपका क्रेडिटर्स के साथ या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के साथ, या हो रहा है मेंबर्स के साथ। तो सबसे पहले अगर हम ये भी देखें, जो कॉम्प्रोमाइज है उसका मतलब मैंने बता दिया था सेटलमेंट, इसकी कोई सच डेफिनेशन नहीं दी गई है। लेकिन हां, अगर हम अरेंजमेंट वर्ड को देखते हैं तो अरेंजमेंट इसकी एक्सप्लेनेशन में इसको डिफाइन किया गया है कि अरेंजमेंट का मतलब क्या है। तो इन्होंने कहा अरेंजमेंट इंक्लूड्स, मतलब एग्जैक्टली मीन्स तो नहीं इंक्लूड कहेंगे, कि हम कंपनी की शेयर कैपिटल को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। रीऑर्गेनाइज किसको कर रहे हैं, कंपनी की शेयर कैपिटल को। तो कंपनी की शेयर कैपिटल कैसे रीऑर्गेनाइज की जा सकती है, या तो कंसोलिडेशन करते हुए, जिसका मतलब क्या है 10 रुपए वाला शेयर 100 का बना दिया, या क्या करते हुए उसकी डिवीजन, मतलब 100 वाले को 10 रुपए में तोड़ दिया, या दोनों तरीके भी हो सकते हैं। तो जब हमने ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है तो झगड़ा तो है, तो ये कैसे सॉर्ट आउट होगा, ये थ्रू एनसीएलटी होगा। मतलब एक एप्लीकेशन दी जाती है टू एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को, और वहां पे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एक अपना ऑर्डर देता है कि भैया आप क्या करो, मीटिंग करें। तो पहली बात है एप्लीकेशन किसने दी, एप्लीकेशन देखिए कंपनी भी दे सकती है, एज आई सेड क्रेडिटर्स का झगड़ा है वो भी दे सकते हैं, मेंबर्स भी दे सकते हैं, और कोई कंपनी लिक्विडेशन वगैरह में है तो लिक्विडेटर भी दे सकता है। तो एनसीएलटी का ऑर्डर आता है कि भाई ये लोग क्या करें, अपनी मीटिंग करें, क्योंकि हमें आउट ऑफ कोर्ट इसे एमिकेबल वे में सेटलमेंट करनी है, तो मीटिंग की जाए। अब साथ में जब आपने एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ डिस्क्लोजर्स या कह लीजिए अटैचमेंट्स लगानी पड़ती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन एनसीएलटी को बतानी पड़ेगी, और ये बाय एफिडेविट आपको बताना पड़ता है, ताकि कोई भी चीज कल आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी अगर आप गलत बोलेंगे तो। तो यहां पे
कंपनी से रिलेटेड आप अपने मटेरियल फैक्ट्स बताइए, जो भी झगड़े हैं किस प्रकार के हैं, पैसा दे नहीं पा रहे, दिस एंड दैट। या मेंबर से रिलेटेड है तो क्या हम उनकी कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं, जिसके ऊपर आता है सेक्शन नंबर 66। और क्रेडिटर से रिलेटेड है तो कोई हम स्कीम तो नहीं बना रहे हैं CDR की, दैट इज कैपिटल डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, CDR। तो इसके लिए क्या होता है, अगर कैपिटल CDR कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, आई रिपीट कॉर्पोरेट नॉट कैपिटल, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो अगर हम उसे रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो यहाँ पे इस स्कीम के लिए कंसेंट लेनी पड़ती है, और ये कंसेंट लेनी होती है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से, और ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होने चाहिए कम से कम 75% इन वैल्यू। तो ये कुछ डेटास हैं जो इस चैप्टर में आपको दिखेंगे, जो आपको टिप्स पे पता होना चाहिए, कहाँ पे नंबर है, कहाँ पे वैल्यू है। तो इनको एक जगह इकट्ठा करना, मैनेज करना जरूरी है। तो माना इनकी कंसेंट से बनेगी, लेकिन इस स्कीम में इन्हें ध्यान रखना पड़ता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट भी। और यहाँ पे क्योंकि डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन भी कराई जाती है, और साथ में ऑडिटर साहब से एक सॉल्वेंसी टेस्ट, लिक्विडिटी टेस्ट, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती हैं स्कीम के अंदर। मतलब स्कीम के अंदर क्या क्या आ गया, एक तो CRS आ गई, क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, साथ में आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का भी इंटरेस्ट जरूर कंसिडर करना है, साथ में ऑडिटर की एक स्टेटमेंट आ जाएगी आपके लिक्विडिटी टेस्ट से रिलेटेड कि क्या कंपनी सॉल्वेंट है या नहीं, पैसे हैं या नहीं, और रजिस्टर्ड वैल्यूअर से क्या करवाई जाएगी, वैल्यूएशन। देयर आफ्टर जब ये मीटिंग बुलाने का नोटिस, मतलब NCLT ने कहा कि मीटिंग बुलाई जाए, तो ये सभी को नेचुरल है। देयर आफ्टर क्या इश्यू होगा, नोटिस आपको जारी करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स हैं तो हर तरह के क्रेडिटर्स, मेंबर्स, उन सबको नोटिस जारी कीजिए। साथ में इसे कंपनी की वेबसाइट, अखबार वगैरह इन चीज़ों पे भी पुटअप किया जा सकता है। तो वेबसाइट, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर की जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार के आ जाते हैं, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर, जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। और साथ में अगर आप लिस्टेड कंपनी वगैरह हो तो देखिए SEBI को भी आपको बताना पड़ता है। अब इसके अंदर जब मीटिंग होने जा रही है, मीटिंग में क्योंकि हमें डिसीजन लेना है, तो यहाँ बड़ी बात आती है वोटिंग के ऊपर कि भाई जब वोटिंग होगी वो किस तरह से होगी। तो वोटिंग हाउ, तो वोटिंग में तो सिंपल तरीका है, आप खुद आइए वोट डालिए, जिसे हम कहेंगे इन पर्सन, या आप प्रॉक्सी के थ्रू वोट डाल सकते हैं, या घर बैठे भी करवाया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं पोस्टल बैलेट। और ये जो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट हो रहा है, इसमें एक राइट दिया जाता है ऑब्जेक्शन के लिए, जिसे आप कह सकते हो डिसेंटिंग, कि कुछ लोग नाखुश हैं तो यहां पे डिसेंट दिखाया जा सकता है। तो डिसेंटिंग होने के लिए या ऑब्जेक्शन देने के लिए, क्योंकि क्रेडिटर्स हैं या मेंबर्स की मीटिंग है, हमें वो देखना होगा। अगर मेंबर्स हैं तो कम से कम उनके पास 10% शेयर्स हों, और अगर वो क्रेडिटर्स हैं तो कम से कम 5% उनका आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स अमाउंट कह लीजिए, इतने लोग दे कैन पुट द ऑब्जेक्शन। और देयर आफ्टर ये जो नोटिस है, ये बहुत सारे अथॉरिटीज को, यही जो नोटिस वगैरह है सरकारी अथॉरिटीज कह लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI, अदर रिलेटेड अथॉरिटीज, दिस एंड दैट, RSC, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ROC, इन सबको ये नोटिस फर्दर दिया जाता है, ताकि ये लोग अब इनको अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो ये भी अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकें। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर। अब वोटिंग होगी तो वोटिंग में क्या लिया जाएगा, भाई डिसेंट की भी बात होगी, डिसीजन लिया जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अगर ये क्रेडिटर्स की मीटिंग है या मेंबर्स की मीटिंग है तो हमें ये देखना है। तो अगर क्रेडिटर्स की मीटिंग है तो यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट है, एक मोर देन 50% इन नंबर हो, और साथ में ध्यान दीजिएगा और नहीं है, एंड वर्ड है, और कम से कम 75% किस में, इन वैल्यू। ये लोग डिसीजन इस तरह से ले सकते हैं कि क्या करना है। और मेंबर्स वाली में जाएंगे तो भी मोर देन 50% इन नंबर है,
एंड 75% इन वैल्यू वन, मीन्स दोनों में सेम है। तो यहां पे आप डिसीजन ले सकते हो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का। नो डाउट एनसीएलटी के पास यहां फर्दर पावर आती है कि एनसीएलटी ढेरों सारी चीजों के ऊपर अपने इंसिडेंटल ऑर्डर भी दे सकती है, क्योंकि मेन डिसीजन तो इन्होंने लिया है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि हो सकता है आपने कन्वर्ट करने हो प्रेफरेंस शेयर्स किस में, इक्विटी शेयर्स के अंदर, और जैसे हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात की उनसे रिलेटेड हो सकता है, या वोटिंग राइट में क्या करी जा रही है, कोई अगर वेरिएशन वगैरह हो रही है तो उससे रिलेटेड एनसीएलटी कैन टेक द कॉल, या जो डिसेंटिंग थे उनके लिए क्या निकाली जाएगी, एग्जिट अपॉर्चुनिटी, जो डिसेंटिंग है उनके लिए। और अगर केस वगैरह कोई बाइफर में चल रहा है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, तो वो वहां से उठा लिया जाएगा, इट विल अबेट वगैरह वगैरह। देन कहने का मतलब यहां पे ये है कि एज सच एनसीएलटी कोई इंटरफेयर नहीं करती है, एज सच नो इंटरफेरेंस, क्योंकि डिसीजन आप ले रहे हैं। वो तो सिर्फ इंसिडेंटल कुछ चीजें आ गई तो उनके ऊपर ऑर्डर वो दे सकती है। और इसी के साथ एक चीज और हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में आप बायबैक की भी बात कर सकते हैं, सिक्योरिटीज की, दिस एंड दैट। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आती है इसमें कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में, दैट इज टेक ओवर बिड, जिसका मतलब हो गया कुछ लोग टेक ओवर बिड कहें या टेक ओवर ऑफर कहें कि वो कंपनी को क्या कर लेना चाहते हैं, टेक ओवर कर लेना चाहते हैं। तो इसमें रूल नंबर 5 डील करता है, और रूल नंबर 5 कहता है कि भाई अगर टेक ओवर कोई करना चाह रहा है तो ऑब्वियसली ये मेंबर्स हैं, कुछ लोग जो करना चाह रहे हैं, तो कम से कम ये मेंबर्स होने चाहिए 75%। तो उसकी लिमिट बताई गई है, कम से कम जिनके पास 75% क्या हो कंपनी के शेयर्स हों, मेंबर्स 75% जिनके पास शेयर होल्डर्स कह लीजिए शेयर्स हों, वो टेक ओवर एक बिड दे सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं। और यहां शेयर्स का मतलब है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विटी शेयर, ना कि प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि वोटिंग राइट इन्हीं के पास होते हैं। और जब ये कोई टेक ओवर ऑफर कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाई जाएगी। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, क्योंकि शेयर्स की आपको क्या करवानी पड़ेगी, वैल्यूएशन, क्योंकि आप बाकी कंट्रोल अपने पास लेके आ सकते हैं। अब जब प्राइसिंग, जो पैसा देना है, तो वो कितना होगा, इसमें दो बातें हैं। कोई भी जो हाईएस्ट प्राइस रहा हो, हाईएस्ट प्राइस, अगर किसी ने भी शेयर्स क्या किए हैं, एक्वायर किए हैं 12 महीने में, अगर किसी ने पिछले 12 महीने में कोई भी एक्विजिशन शेयर्स की करी है, तो उसमें से हाईएस्ट प्राइस, या फिर क्या लिया जा सकता है, फेयर प्राइस। और फेयर प्राइस के लिए नेचुरल एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से क्या करवाई जाएगी, वैल्यूएशन करवाई जाएगी। देन आपने ध्यान ये रखना है, एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसमें कम से कम हाफ ऑफ कॉन्सिडरेशन, जितना आपने पैसा देना है, टेक ओवर कर रहे हैं, उस बैंक अकाउंट में आपने पुट करना है, और बैंक अकाउंट की क्या देनी है, डिटेल्स। तो इस तरह से ये लंबा चौड़ा सेक्शन था, सेक्शन 230। इसके साथ 231 नेचुरल है, गोज अलॉन्ग विद इट, और 231 एक छोटा सा सेक्शन आता है। तो 231 कहता है पावर है एनसीएलटी की, और वो पावर क्या है, वो इन्फोर्स कर सकते हैं। ये जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट आपने किया 230 के अंदर, दे कैन इन्फोर्स इट। जो 230 में आप करके आए हैं कि आपने अपनी मीटिंग से डिसीजन लिया है, तो दे विल कंपेल, एनसीएलटी कैन कंपेल यू। तो कहने का मतलब है एनसीएलटी यहां क्या कर सकती है, में एसडीसी, एसडी कॉलेज से एसडीसी, एस से सुपरवाइज कर सकती है इस चीज को, डायरेक्शन दे सकती है, कंट्रोल कर सकती है। और अगर आप स्टिल डिफॉल्ट करते हो तो एनसीएलटी वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी जारी कर सकती है। तो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट समाप्त होता है, एंड वी मूव अप टू द शादी पार्ट, जो कि दुनिया भर की मर्जर अमेलगमेशन की मैंने बात करी। सो लेट्स स्टार्ट विथ
तो हम बात करने जा रहे हैं मर्जर अमेलगमेशन की टाइप्स, जो इतनी सारी मैंने आपको एक चार्ट सा बनाते हुए पहले ही दे दी थी। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन 232, और जिसका काफ़ी आंसर जो है वो 230 से ही कॉपी पेस्ट पिक किया गया है। तो 232 में क्या है, मर्जर अमेलगमेशन है, और ये मर्जर अमेलगमेशन कैसे है, बाय सेल, मतलब एक कंपनी को दूसरी कंपनी खरीद रही है, या यूं कह लीजिए उसकी अंडरटेकिंग एक हिस्सा खरीदा जा रहा है। और ये जो भी कार्य आप कर रहे हैं ये हो थ्रू एनसीएलटी ही रहा है, मतलब एनसीएलटी को आपने क्या दी है, एप्लीकेशन दी है। एनसीएलटी एक तरह से इस शादी को क्या करेगा, सैंक्शन करेगा, और जिससे क्या होंगे, सारा का सारा बिजनेस ट्रांसफर होगा, यूं कह लीजिए एसेट्स, लायबिलिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा, जो नॉर्मली आप अकाउंट्स में देखते हैं, वो सारे कार्य किए जाएंगे। और यहां पे बड़ी बात यह है कि जो एनसीएलटी अपना ऑर्डर देगा, यहां पे सेम वही 230 वाला है कि सेक्शन 230 सब सेक्शन 3 से लेके 6 टू अप्लाई, क्योंकि एनसीएलटी ने भी यहां पे एक मीटिंग करवाने का, क्रेडिटर्स मेंबर्स वही ऑर्डर देना, सेम 230 वाले में जो कंटेंट हम पढ़ के आए थे, मोर देन 50% इन नंबर एंड 75% इन वैल्यू, मतलब वो दो लिमिट्स आप ना भूलें, मोर देन 50% नंबर में प्लस 75% इन वैल्यू, क्रेडिटर्स मेंबर्स दे आर गोइंग टू कॉल द शॉट्स, दे आर गोइंग टू टेक द डिसीजंस। देयर आफ्टर ये मर्जर अमेलगमेशन जो भी हमने ये करनी है, इससे रिलेटेड एक ड्राफ्ट अप्रूव किया जाएगा, मतलब एक तरह से कह लीजिए ये एक स्कीम बन रही है मर्जर अमेलगमेशन की, और ये ड्राफ्ट जो है वो सर्कुलेट किया जाएगा, क्योंकि जो भी मीटिंग होनी है मेंबर्स की, क्रेडिटर्स की, तो उन सबको ये चीज़ पता चल सके, ये मर्जर अमेलगमेशन, ये शादी किस प्रकार से हो रही है। और इस ड्राफ्ट की फाइलिंग आप करेंगे, वो आप समझ गए हैं, ये सारे कार्य आरओसी के पास जाने हैं। देन प्रॉपर इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई जाएंगी, बाय डायरेक्टर्स के द्वारा बनाई जाएंगी, क्योंकि जब एक कंपनी को दूसरी कंपनी खरीद रही है तो हो सकता है परचेज कंसिडरेशन किस रूप से दिया जा रहा हो, शेयर एक्सचेंज रेशियो, तो ये सब कुछ डिटरमिन किया जाएगा, उसके ऊपर जाके ये रिपोर्ट तैयार होगी। एंड देन हम एक एक्सपर्ट की, वैल्यूअर की भी रिपोर्ट बनवाएंगे, एक्सपर्ट, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, क्योंकि एसेट्स, लायबिलिटीज ये सब जाने हैं। देन आप एक सप्लीमेंट्री यहाँ पे अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी बनाते हैं कि अगर एक साल खत्म हो गया लेकिन अब पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स हो चुके हैं, तो साल तो खत्म नहीं हुआ, तो बुक्स नहीं बनी, तो प्रॉपर एक अकाउंट्स बने, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। देन आपने इसमें बताना है टाइम पीरियड कि ये मर्जर अमेलगमेशन वगैरह कब होगा, तो यहाँ पे एक कह लीजिए आपको एक अपॉइंटेड डेट फिक्स करनी है जहां से ये इफेक्टिव होगा, और इस अपॉइंटेड डेट को ही हम क्या मान के चलेंगे, डीम्ड एज एक्विजिशन डेट, की एक कंपनी को किस, उस कंपनी ने कौन सी तारीख को खरीद लिया, तो ये सब कुछ आप डिसाइड करें। एंड देन नो डाउट कि शेयर एक्सचेंज रेशियो डिसाइड हुई थी, तो ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर को ये शेयर्स वगैरह सब देगी, और अगर ट्रांसफरी कंपनी जिसने खरीदा आपको अगर ये पहले से ऑलरेडी आपके कुछ शेयर्स हेल्ड कर रही है, तो नेचुरल है ये सारे शेयर्स क्या कर दिए जाएंगे, कैंसल आउट कर दिए जाएंगे। एंड देन अगर कोई एनआरआई शेयर होल्डर है, तो भाई उसको ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी, नया इशू करेगी, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और समस्या यहाँ ये भी हो सकती है कि जो ट्रांसफरर कंपनी है जो बिक गई और जो खरीद रहा है, ये दोनों ही डिफरेंट हो, डिफरेंट इन द सेंस कि ये लिस्टेड है और ये है अनलिस्टेड, तो एक समस्या यहाँ पे ये भी क्रिएट हो जाती है कि एक लिस्टेड है, दूसरी है अनलिस्टेड। तो इसलिए अब अनलिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर मिलेंगे, तो इसलिए शेयर होल्डर को
एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी ऑप्ट आउट की कह लीजिए यहां दी जाएगी, उससे रिलेटेड उसको जो भी कंसिडरेशन होगा उसका भी वैल्यूएशन वगैरह किया जाएगा। देन जो भी केसेस चल रहे हैं लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह वो एज इट इज दे विल कंटिन्यू। तो और इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे एक तरह से हम मान लेते हैं डिसोल्यूशन हो गई, मतलब कंपनी बंद हो गई बिना किसके, वाइंडिंग अप के। और साथ में जो एम्प्लॉइज वगैरह भी हैं तो उनकी नौकरी वगैरह कोई नहीं जाएगी, वो एम्प्लॉइज वगैरह भी ट्रांसफरी कंपनी में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएगा, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर के शेयर होल्डर को नए शेयर देगी, तो अंडरस्टूड है ट्रांसफरी कंपनी को अपनी मेमोरेंडम की कैपिटल क्लॉज ऑल्टर करनी पड़ेगी, तो वो सब भी चीज़ें आपने करनी है। और यहाँ थोड़ा सेट ऑफ का भी बेनिफिट रहता है, फीस वगैरह जो कैपिटल क्लॉज में आप ऑल्ट्रेशन की बात करते हैं। देन ऑडिटर साहब से आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट वगैरह लेना है, आरओसी के पास क्या करनी होगी, फाइलिंग वगैरह करनी पड़ेगी। और अगर ये स्कीम कंप्लीट नहीं होती, अनकंप्लीटेड है यूं कह लीजिए, और आज 1 साल हो गया है, 1 ईयर, तो आपने क्या करना है, साल के खत्म होने के विद इन 210 दिन में, इन 200 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फॉर्म नंबर CAA8 के अंदर आपने फाइलिंग करनी है। और ये जो फॉर्म है ये वेरीफाई करेगा प्रैक्टाइजिंग, अंडरस्टूड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। तो ये होती है जी पहली एमलगमेशन, जो बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे हम अकाउंट्स में करते हैं कि एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह बेचे गए। अब हम बात करेंगे फास्ट ट्रैक शादी की। तो फास्ट ट्रैक मर्जर अमालगमेशन सेक्शन नंबर नेक्स्ट 233। सो 233 मर्जर अमालगमेशन है, लेकिन ये फास्ट ट्रैक पे है, फटाफट। तो ये फटाफट जो तरीका है शादी का, ये हर किसी के लिए अलाउड नहीं है। तो 233 ने बड़ा क्लियरली कहा ये मर्जर एंड अमालगमेशन किसके बीच में हो सकती है। 3 बातें बताई हैं। 2 और मोर स्मॉल कंपनीज, जिसके ऊपर आप पढ़ के आते हैं अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 में, पेड अप कैपिटल 50 लाख, टर्नओवर 2 करोड़। या फिर ये शादी हो रही है होल्डिंग कंपनी एंड उसकी वॉस में, होली ऑन्ड सब्सिडरी में, या फिर सरकार के द्वारा कोई और प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज बताई जा सकती हैं। फिलहाल 2 ले लीजिए, एच एंड वॉस एंड स्मॉल कंपनीज के बीच में। तो नो डाउट इससे रिलेटेड आपको कंडीशंस तो फुलफिल करनी ही है। और ये दोनों की दोनों कंपनियां, मतलब जो बिक रही है ट्रांसफर ट्रांसफरी, दोनों के दोनों ये फुलफिल करेंगे। तो आपने जो भी ये शादी की आपकी स्कीम है, तो ये प्रपोज्ड जो आपकी स्कीम है, इसके बारे में आप नोटिस दीजिए, सभी को बताइए, आरओसी को बताइए, अफेक्टेड पर्सन्स को बताइए, ऑफिशियल लिक्विडेटर को बताइए, इन सबको ये नोटिस जारी करें। कौन जारी करेगा? बोथ कंपनीज, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। इजी रहे लिखने में, बोथ कंपनीज लिख रहा हूं। और नोटिस देने का सेम वही रीजन है, आप ऑब्जेक्शंस वगैरह क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। और यहां पे इस समय है कितने दिन का, 30 दिन का। और इसके बाद कंपनी ने एक फाइल करनी है डिक्लेरेशन सॉल्वेंसी की, कि कंपनियां सॉल्वेंट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फॉर्म है CAA10 के अंदर। और दरअसल इसके ऊपर जो डिसीजन लेना है वो जनरल मीटिंग में लिया जाएगा, नेचुरल मेंबर्स लेंगे, तो इसलिए अप्रूवल वही दोनों सेम चीजें जैसे हमने पहले पढ़ा, मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स भी। और हमने लिमिट क्या पढ़ी 230-32 में, मोर देन 50% इन नंबर एंड 75% इन वैल्यू, वो बिल्कुल यहाँ नहीं है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मेंबर्स कम से कम चाहिए 90% जो क्या हूं, शेयर होल्डर्स, या SH लिख दिया तो अंडरस्टूड है, S फॉर शेयर, H फॉर होल्डर्स, जिनके पास 90% कम से कम शेयर्स हों। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहे, शेयर्स की बात करें तो आप वैल्यू कह सकते हैं इसे। और क्रेडिटर्स की बात करें तो पहली लिमिट तो वही सेम है, आपका मोर देन 50%
नंबर में प्लस, लेकिन वैल्यू जो है वो यहाँ चेंज कर दी गई है, 75% नहीं है, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, दैट इज 90%. सो दैट इज द मेन पॉइंट ओवर हेयर. एंड देयर आफ्टर अगर कोई इवन यहाँ पे आरओसी वगैरह को कोई ऑब्जेक्शन होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्हें बताना पड़ता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट 30 दिन में इसका क्या करेगी, रिप्लाई करेगी. रिप्लाई नहीं करेगी तो अंडरस्टूड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो मेन ये है आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर, अगर ऑब्जेक्शन है तो 30 डेज में ये सीजी को बताएंगे, और सीजी की तरफ से अगर नो रिप्लाई तो नो टेंशन, शादी कर लीजिए. अगर स्टिल दिक्कत रहती है तो इन दैट सिनारियो आपको रूट सेक्शन 232 के थ्रू, आप ये ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल कंपनी इसी सेक्शन से आए, वो 232 का भी रूट फॉलो कर सकते हैं. और फिर कह लीजिए जो नॉर्मल जो पॉइंट्स हैं वो सेम ही रहेंगे जो अभी हमने 232 में पढ़े कि भैया क्या ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सेम जो हमने पढ़ा, सारे के सारे एसेट्स, लायबिलिटीज़, आपका एम्प्लॉयज़, सारे केसेस, और फिर वही परचेज कंसिडरेशन की सारी चीज़ें, किस तरह से उनका शेयर एक्सचेंज रेशियो, दिस एंड दैट. और अगर कोई डिसेंटिंग है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर DSH, तो उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें एज इट इज विल गो थ्रू. देन 234 के अंदर एक छोटी सी शादी आती है, तो छोटी सी है तो मैं थोड़ा एरिया यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ अपना. सेक्शन नंबर 234 के अंदर तो ये शादी हो रही है फॉरेन कंपनी के साथ. तो मर्जर अमलगमेशन विद व्हाट, फॉरेन कंपनी, जिसकी डेफिनेशन आप पढ़ते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 में, चैप्टर नंबर 22 के अंदर, सेक्शन 379 से 393 में. तो फॉरेन कंपनी के बारे में ये कहा गया, क्योंकि डेफिनेशन में इसका मतलब होता है हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. तो यहाँ कहा गया प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और नॉट, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है या नहीं है. लेकिन यहां ध्यान दीजिए, यहां दो सिचुएशन है, क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है किसने किसको खरीदा. हो सकता है भारतीय कंपनी ने खरीदा फॉरेन कंपनी को, या हो सकता है फॉरेन कंपनी ने भारतीय कंपनी को खरीदा. तो दैट्स वाई 2 सिचुएशन. तो पहला है फॉरेन कंपनी मर्ज हो रही है, मर्जिंग किसके साथ, इंडियन कंपनी के साथ. तो नेक्स्ट रिवर्स हो गया, इंडियन कंपनी मर्जिंग, वो मर्ज हो रही है किसके साथ, फॉरेन कंपनी के साथ. तो यहां पे हमें मेन चीज ये ध्यान रखना है कि क्योंकि बाहर की कंपनी है तो परचेज कंसिडरेशन, बाहर से पैसा ये वो आएगा, तो इसलिए यहां पे RBI की अप्रूवल्स चाहिए होती हैं, और साथ में यहां पे भी सेक्शन 230 से लेके 232 का आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा. सेम वही प्रोसीजर 230 से लेके 232 का, एंड वही रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन वगैरह. एंड जो फॉरेन कंपनी है ये परचेज कंसिडरेशन आपको दे सकती है किसी भी तरीके से, यहां कोई टेंशन नहीं है. आप कैश दे सकते हैं, डिपॉजिटरी रिसीट दे सकते हैं, और बोथ कोई भी तरीका हो सकता है. तो इसके बाद हम जा रहे हैं 235 में, जहां एक ऑफर दी गई है शादी करने के लिए. एक मेजॉरिटी वालों ने एक ऑफर दी है, जो 235 मैंने कहा था रेड विद 238. तो सेक्शन नंबर 235 है. तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, अक्वायर कर रहे हैं शेयर्स, मतलब एक ऑफर देते हुए. किसके शेयर्स, ऑफ माइनॉरिटी. तो अक्वायर कैसे कर रहे हैं, एक ऑफर दी है, किसने दी है, बाय मेजॉरिटी ने. तो यहां पे टाइम पीरियड के हिसाब से हमें चीजें ध्यान में रखनी है. 4 तरह के टाइम पीरियड आप मैनेज कर लीजिए, उसी के अंदर सारा कॉन्सेप्ट है. लेकिन ध्यान रखें,
तो 238 में हमने पहले बोला था आपने फाइलिंग करनी है किसके पास, आरओसी के पास। तो 238 सिर्फ इतना ही है एंड दैट्स इट। तो हम 235 की तरफ मूव करते हैं। तो हुआ क्या यहां पे, ट्रांसफरर कंपनी को एक ऑफर मिली है। नेचुरल है, किसने दी है, ट्रांसफरी कंपनी ने दी है जो आपको खरीदना चाहती है। तो ये एक ऑफर दी है, ये एक स्कीम है। और यहां हमें ध्यान क्या रखना है, एज आई सेड, टाइम पीरियड का। तो इस ऑफर के, ये आ गया पहला टाइम पीरियड, 4 महीने के अंदर ये जो ऑफर है ये ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दी। और ये अप्रूव करी है 90% इन वैल्यू, अंडरस्टूड है, शेयर्स की, जिनके पास हैं कि हां जी हम अपने शेयर बेचने को तैयार हैं। तो जब आपने ये 90% की काउंटिंग करनी है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 90% का अप्रूवल चाहिए। तो जब आपने इसकी काउंटिंग करनी है तो उसमें ध्यान रखें, एक्सक्लूड कर दीजिए ट्रांसफरी के पास जो ऑलरेडी शेयर्स हैं, शेयर्स हेल्ड बाय, तो ट्रांसफरी कंपनी के पास जो ऑलरेडी शेयर्स हैं वो माइनस कर दीजिए, या उसकी नॉमिनी या सब्सिडरी कंपनी के पास अगर ये शेयर्स हैं तो माइनस करने के बाद आपने 90% क्या करना है, कंप्यूट करना है। अब नेक्स्ट लेवल क्या होता है, क्योंकि मैं यहां टाइम पीरियड की बात कर रहा था, 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद कहानी आगे बढ़ती है और एक नेक्स्ट ऑफर आती है। क्योंकि 90% ने अप्रूव कर दिया लेकिन 10% के अभी भी शेयर्स यूं कह लीजिए पेंडिंग है। तो यहां फिर से एक ऑफर आई, फिर से किसने दी, ट्रांसफरी ने दी, और ये दी है विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो यहां से ध्यान दीजिए 2 महीने, तो अगले 2 महीनों में उन्होंने ऑफर दे दी है कि हम आपके बाकी शेयर्स भी लेना चाहते हैं, कि शेयर्स हम लेना चाहते हैं किसके, ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर, DSH, डिसेंटिंग शेयर होल्डर के हम शेयर से लेना चाहते हैं, जो पहले जिन्होंने अप्रूव नहीं किया था। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है, नेक्स्ट टाइम पीरियड की जाती है। तो यहां होगा क्या, क्योंकि आपने ऑफर डिसेंटिंग को नहीं दी है, आपने स्ट्रेट वे ट्रांसफरर कंपनी को यह ऑफर दिए कि हम आपके डिसेंटिंग के क्या लेना चाहते हैं, शेयर से लेना चाहते हैं। और यहां विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर, क्योंकि वो पहले ही डिसेंटिंग थे, वो नाखुश थे इस चीज से, तो 1 महीने के अंदर ये DSH ये एक एप्लीकेशन दे सकते हैं NCLT को कि भाई हम इस चीज के लिए रेडी नहीं है, वी डोंट वांट टू सेल आवर शेयर्स। तो अब नेचुरल कहानी किसके पास है, वो है NCLT के पास। तो यहां पे NCLT अगर रिफ्यूजेस, मतलब NCLT ने उनको मना कर दिया कि नहीं भाई हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, तो यहां पे क्या होगा, ट्रांसफरर जो कंपनी है, जो कंपनी अपने शेयर्स बेचना चाहती थी, ट्रांसफरर कंपनी एक्वायर करेगी शेयर्स, नेचुरल है डिसेंटिंग के, टू हैंड ओवर टू ट्रांसफरी, मतलब ट्रांसफरर के थ्रू ये कहानी करी जा रही है। तो वो एक्वायर करेगी अपने ही शेयर होल्डर्स के शेयर्स, और ये विद इन, नेचुरल है इसी 1 महीने में, ये विद इन 1 मंथ होगा। और उनको देने के लिए जो कॉन्सिडरेशन है वो फ्री पे करेगा, और कॉन्सिडरेशन ट्रांसफरर कंपनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रख लेगी अपने इन डिसेंटिंग को पैसा देने के लिए।
तो ये आपने पैसा देना है, पेमेंट विद इन 60 डेज। तो 60 दिन के अंदर अंदर आप उनको क्या दे देंगे, पैसे। तो इस तरह से ये आप टाइम पीरियड के हिसाब से इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, 4 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 60 दिन के अंदर। तो इसके साथ वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, जहां पे 90% आपने देखा, चाहे वो 233 था, फास्ट ट्रैक था, 90% मेंबर्स थे, क्रेटर्स ने अप्रूव किया। और इससे पहले भी आपने 230 एंड 232 में हम लोग देख रहे थे, जो वैल्यू में 75% थे। तो सेक्शन नंबर 236 के अंदर यहां हम क्या करेंगे, परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। यहां पे स्ट्रेट वे आपको यहां अप्रिशिएट करना होगा डिफरेंस 235 एंड 236 में। 235 में पहले आपने मेजॉरिटी खरीदे, फिर आपने माइनॉरिटी लिए। यहां स्ट्रेट वे है परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, माइनॉरिटी के शेयर्स सीधे सीधे खरीद रहे हैं। तो यहां पे पहले से ही एक मेजॉरिटी है। तो यहां क्या हुआ, एक नोटिस दिया गया बाय मेजॉरिटी। मेजॉरिटी एक नोटिस दे रही है, और ये मेजॉरिटी किस तरह से हो सकती है, आप इसको एक्वायरर कह सकते हैं, या एक्वायरर का एक कंसर्ट हो सकता है, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, जिसे हम कहेंगे ग्रुप, कि एक्वायरर का एक ग्रुप है। या यूं भी कह सकते हैं एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस। तो एक्वायरर का जो डेफिनेशन है एज पर सेबी रेगुलेशंस के मुताबिक है। तो ये जो एक्वायरर है, ये क्या है, एक रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है कंपनी का, और इसके पास कंपनी के कम से कम 90% पेड अप कैपिटल नहीं है, यहां पे वर्ड है इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इशूड को जरूर ध्यान दीजिए, यही चीज आपको ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अगले चैप्टर में दिखेगी, इशूड रादर देन पेड अप, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां क्या चीज हो रहा है, ये एनी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस बिकमिंग 90%, इनके पास भी 90% शेयर्स हैं, 90% मेजॉरिटी, या यूं कह लीजिए 90% इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो ये माइनॉरिटी के शेयर्स लेना चाहते हैं। तो उनके शेयर्स लेने के लिए इन्होंने माइनॉरिटी को एक ऑफर दी है। सो ये ऑफर्ड टू माइनॉरिटी है, और जब ऑफर दी है तो ऑफर में प्राइसिंग की भी बात होगी। तो प्राइसिंग जैसे हम 230 में देख रहे थे, लगभग वैसे ही, कि पहली बात तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा, वो तो होगा ही, लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के हिसाब से, और अगर अनलिस्टेड हैं तो एज वी टॉक्ड इन सेक्शन 230 में जो रूल 5 कोट किया था मैंने, कि पिछले 12 महीने में जो हाईएस्ट प्राइस या जो भी कोई फेयर वैल्यू हो उस ढंग से, और जो इनसे ये पैसे आ जाएंगे, जो कॉन्सिडरेशन है वो एक सेपरेट बैंक में रख दी जाएगी। और जैसे हमने 235 में देखा, 60 दिन के अंदर, 60 दिन में ये आपको पैसे मिल जाएंगे। और यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, ये जो माइनॉरिटी वाले हैं, ये अपना पैसा इसमें से क्लेम कर सकते हैं। अगर उन्होंने पहले अपने शेयर नहीं दिए तो विद इन 1 ईयर दे में क्लेम। और अगर डेथ वगैरह की हो जाती है इनकी, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यहां राइट दिया गया है, एलआर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कि वो 3 साल के अंदर अंदर ये पैसा आप क्लेम कर सकते हैं। और एक चीज और इंटरेस्टिंग ये आती है
कि ये माइनॉरिटी वाले जो शेयर होल्डर हैं, अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने मेजॉरिटी के साथ एक डील करी, माइनॉरिटी ने एक नेगोशिएशन कह लीजिए, नेगोशिएट्स, और इन्होंने नेगोशिएशन करी कि हम आपसे ज्यादा पैसे लेंगे, जो प्राइसिंग हमने पढ़ा कि सेबी वगैरह ये वो हायर प्राइस के लिए इन्होंने नेगोशिएट कर लिया, और ये माइनॉरिटी अगर 75% माइनॉरिटी शेयर्स हैं इनके पास, मतलब जितने माइनॉरिटी शेयर्स हैं उसमें से 75% वालों ने एक डील कर ली, तो ये जितना आपने एक्सेस पैसा लिया है, ये एक्सेस पैसा आपको शेयर करना पड़ेगा प्रो रेटा बेसिस के हिसाब से विद अदर, या यूं कह लीजिए विद ऑल माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ आपको ये शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो इसके साथ हम पहुंच गए हमारी आखिरी शादी जो होने जा रही है देश हित में। तो मेरे पास जितनी स्पेस है पेज में, क्योंकि एक पेज के अंदर ही सारा रिवाइज करवाना मेरे को अच्छा लगता है, तो जितनी स्पेस है उतने में मैं लिख पाऊंगा। दैट इज सेक्शन नंबर 237। तो ये देश हित में शादी होने जा रही है, मर्जर अमालगमेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो नेचुरल है ये शादी कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है, गवर्नमेंट करवा रही है, पब्लिक इंटरेस्ट है रीजन। तो यहां पे गवर्नमेंट का निर्णय है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, और अंडरस्टूड है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में इसके ऊपर चर्चा होगी। और दो कंपनी की भी शादी करवा देना, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, इंडस्ट्री सबके लिए अच्छा है। बाकी वही चीज़ें हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, ये वो एम्प्लॉयज़ वगैरह, वो ट्रांसफर वाले पॉइंट, वो सारे का सारा एज इट इज़ जो हम पीछे पढ़ाए हैं उसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आप इस शादी से खुश नहीं हैं तो आप एनसीएलटी के पास अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज। अगर आप एग्रीव्ड हैं, नाखुश हैं इस शादी से, तो आप अपील कर लीजिए एनसीएलटी के पास। समय है आपके पास 30 दिन का। नेचुरल है उनका ऑर्डर सबके ऊपर क्या होगा? बाइंडिंग होगा। और नो डाउट यहाँ पे कंपनी मेंबर्स को सजेशन वगैरह देने के लिए 2 महीने का एक समय भी दिया जाता है ऑब्जेक्शन वगैरह के लिए। एक 2 मंथ्स कंपनी को कहो, मेंबर्स को कहें, क्रेडिटर्स को, या कोई भी अफेक्टेड पर्सन, उसको ये टाइम भी दिया जाता है। तो 238 हमारा इसके साथ पहले हो गया था। अब आता है जी हमारा सेक्शन 239। तो मैंने कहा था मर्जर अमेलगमेशन की बुक्स वगैरह आपने क्या करनी है? प्रिजर्व करनी है। तो उसके अंदर और कुछ भी नहीं था। और 240 जो मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई, तो ये 239 एंड 240 यहाँ आप देख सकते हैं, हम यहीं पे इसको मैनेज करेंगे। तो पेनल्टी जो रहेगी वो किसकी रहेगी? जो भी ऑफिसर्स हैं ट्रांसफर कंपनी के, उनकी कंटिन्यू रहेगी अगर उन्होंने कोई भी डिफॉल्ट किए हैं। तो पेनल्टी ऑफ ऑफिसर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, मतलब कंपनी के बंद हो जाने से आपकी लायबिलिटी नहीं खत्म होगी, टू कंटिन्यू, दैट विल कंटिन्यू। बस इतना सही ये सेक्शन है 240। एंड 239 एज आई सेड आपको बुक्स वगैरह संभाल के रखनी होगी। हाँ, अगर आप टाइम की बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक ना कहे तब तक आपको ये संभाल के रखनी है। तो विद दिस इन 1 पेज मैंने ये चैप्टर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट आपको लगभग सारे पॉइंट नहीं भी लिख पाए तो बोलने की मैंने पूरी कोशिश करी है। और इसके साथ ये समाप्त होता है। हैव अ गुड टाइम एंड गुड लक।